बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज है वीकेंड और वीकेंड पे हमेशा मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशी तो ज़रूर शेयर करती हूँ। आप लोगों को भी मैं कहती हूँ कि आप वीकेंड प्लान कीजिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि ज़रूरी इसलिए भी है कि हम वीकेंड पे बाहर भी जाते हैं, फैमिली के साथ भी जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। तो ज़रूरी ये चीज़ है कि कोविड की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। जहाँ कहीं पे भी जाएं SOPs को ज़रूर फॉलो करें, रश वाली जगह पर मत जाएं, ताकि आप अपना वीकेंड, आने वाले वीकेंड भी इसी तरह से भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकें और आप सेहत तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकें। तो प्रोग्राम के आगाज़ करते हैं, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज का सबसे पहला सेगमेंट। जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। हमारे साथ हैं हमारी रिपोर्टर कोमल, जो कि इस वक्त बाहर मौजूद हैं। तो शहर का मौसम कैसा है? धूप निकल रही है, शहर में सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो मुझे तो ये मौसम बहुत खुशगवार लग रहा है। बाहर का मौसम पहले जानते हैं, पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा ये भी कोमल से जानते हैं। जी कोमल, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा? क्या प्रेडिक्शन की है महकमा मौसमियात ने? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से मैं आपको बताती चलूँगी। इस वक्त मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है, सूरज ने आंखें दिखाई हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी कमी देखने में आ रही है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो सुबह के वक्त दर्जा हरारत 9 डिग्री था, जबकि इस वक्त दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब 67% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया है। और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि आज दिन भर में सूरज जो है वो इसी तरह से अपनी चमक बरकरार रखेगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी रहेगी। और अगर हफ्तावार के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने हफ्तावार के हवाले से ये कहा है कि सूरज जो है वो इसी तरह से चमकेगा और जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी भी होगी और मौसम खुशगवार भी रहेगा। और अगर एक क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो गर्द आलूद फिजाओं के बायस एक क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ओवरऑल लाहौर का 192 हो गया है, जबकि मुतादिद इलाके जिस तरह कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया है इसका 400 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए शहरी घर से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं ताकि हर तरह की बुरी बीमारी से बच सकें। थैंक यू सो मच कोमल, आपने सुबह सुबह बता दिया कि मौसम तो अच्छा है ही, खुशगवार है ही, लेकिन एहतियात किस तरह से करनी है। कुछ चीज़ें जो कि हम अक्सर कहते रहते हैं, कोविड की वजह से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। तो लाइफस्टाइल इस तरह से भी चेंज हुआ है, पहले कभी मैंने नहीं देखा था कि लोग केयर इस तरह से करें कि उन्होंने बाहर निकल के डस्ट से भी अगर बचना है तो मास्क पहन के रखें। यानी मास्क का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको कोविड से बचाएगा, बल्कि इन्वायरमेंट जो बहुत ज़्यादा गर्द आलूद हो चुका है हमारे शहर का, उससे भी आपको महफूज रख सकता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि बाइक्स पे बाहर जाते हैं वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। आज की लीड स्टोरी क्या है? डेली सिटी 42 की महंगाई पर पेट्रोल छिड़कने के लिए तैयारियां, 12 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है। मोटरसाइकिल एक माह में दूसरी बार महंगी। बगैर कानून ई चालान का एतराफ, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। कानून मौजूद नहीं तो चालान क्यों किए जा रहे हैं? हाई कोर्ट। 1 फरवरी से प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुल जाएंगे। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, महकमा स्कूल एजुकेशन। और शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए 22 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी, सेक्शन 4 नाफिज। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है दिन के आगाज में ही महंगाई की खबर है। और महंगाई में होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है, एक के बाद एक चीज़ महंगी। और ये जो हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये तो समझ से बिल्कुल बाहर है। लोगों के तासुरात भी आपको पहले दिखाते हैं। जी, तो ये तो थे लोगों के तासुरात। महंगाई से लोग इस कदर परेशान हैं। और अकमल साहब, पेट्रोल की कीमत जैसे ही बढ़ती है, जवाज हाथ में आ जाता है, अशिया खुरनोश महंगी हो जाती हैं, तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हर रोज़ महंगाई हो रही है, हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। और पेट्रोल की कीमत के बाद वो जो एक महंगाई की नई लाइन शुरू हो जाती है। कुछ और किस्मत में नहीं रह गया लोगों की, आवाम की, हमारी?
अन्ना देखें, ये महंगाई का मसला जो है ना, वैसे तो हर हुकूमत में रहा है, हर दौर में रहा है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अब तक जो है वो मुसलसल महंगाई हो रही है। यानी जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त अमरीकी डॉलर की जो कीमत थी वो 3 रुपये थी और अब वो बढ़ के आप देखें कहाँ पहुँच गई है। ये ग्रेजुअली जो है वो महंगाई के असरात इतने हैं। पुरसकून अंदाज में आप किस तरह से ये सारी अच्छा सुन तो चीजें लो, बयान कर रहे हैं, मैं पत्थर परेशान तो ना मारना शुरू कर दूं शुरू में सही। ही, इब्तिदा तो आराम से करने सही देना। सही। अच्छा, लेकिन अब मसला क्या है, जो ग्रेजुअली महंगाई हो रही थी गुज़िश्ता 72 बरसों से, इस हुकूमत में उसकी रफ्तार तेज हो गई है। तेज नहीं, खासी तेज, चलें जी, बहुत तेज कर ट्रेन की रफ्तार से चलें, भी बहुत ट्रेन तो चलती नहीं चलती आप नहीं है, किसी सही और कह रहे हैं, को सही रफ्तार कह रहे कर लें। पहले ही ट्रेनें वो जो भी है 4-4 इनका- घंटे लेट वो भी है। इनका ही मसला था, वो भी इनकी वजह से ये हुआ। तो आप कि इस हुकूमत में गुज़िश्ता 2.5 बरस में महंगाई की रफ्तार में तेज़ी आई है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका इकॉनमी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हुकूमत ने जब अपना जैसे कोई दफ्तर में एक ऑफिसर चार्ज संभालता है ना, ऐसे ही हुकूमत ने जब अपना चार्ज संभाला ना, तो उसके बाद जो इब्तदाई रवैया था, थ्रेटनिंग रवैया, सरमायादारों के खिलाफ, सरमायाकारों के खिलाफ, जांच पड़ताल के नाम पे, परख के नाम पे, और आपने चीज़ों को चैनलाइज करने के नाम के ऊपर जो डराया धमकाया, उसके असरात अभी तक हो रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल के ऊपर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है, मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जो पेट्रोल की कंपनियां हैं, जब पेट्रोल कमीशन की उस रिपोर्ट के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे उन कंपनियों के खिलाफ, उन कंपनियों के खिलाफ हुकूमत इकदाम नहीं उठाएगी, तब तक ये इस तरह से होता रहेगा। ओगरा के ज़रिए से ये इजाफा करके मुनाफा कमाया जाता रहेगा और उसका असर और नुकसान जो है वो आम आदमी, आम सारिफ और वो शख्स जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी ज़ाती ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करता है उस पर भी असर होगा। वो कारोबारी अफराद जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर जिनके माल की जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में तरसील होती है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री वो इससे मुतासिर हो रही है और हो चुकी है। जो कीमतों में इजाफा होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पेट्रोल में इजाफे होने के। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है तो उसका असर अशिया कुरानोश की कीमतों के ऊपर बराह रास्त मुरतब होता है। बिल्कुल। हुकूमत जब तक ये रियलाइज नहीं करेगी, अभी देखें इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप इस वक्त पेट्रोल के ऊपर हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक कि वो 21 रुपए जो है वो लेवी टैक्स की मद में वसूल कर रही है। अभी इसमें इजाफा करना है, मजीद इजाफा करना है। आप कहते हैं हम 12 रुपए तक मजीद इजाफा करेंगे और आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। बेसिकली पेट्रोल के ऊपर आप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और वो टैक्स बढ़ा के आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और उसका एक खास पोर्शन जो है वो कंपनियों की जेबों में जा रहा है। आवाम से कोई सरोकार नहीं है। जो चीजें महंगी हुई हैं गुज़िश्ता 2.5 बरस में, उसके अंदर एक तो डॉलर रीजन है कि डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि आपके पास रिजर्व्स नहीं है, आपके पास आपकी इकोनॉमी, आपका ट्रेड बैलेंस नहीं है। जब आपका ट्रेड बैलेंस नहीं है, ट्रेड आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं है, तो उसका असर बराह रास्त जो है वो डॉलर पर और मईशत पर हुआ। आपके पेट्रोल की कीमतें अगर कम भी हुई थी उससे भी आपने फायदा हासिल नहीं किया, बल्कि कंपनियों ने मुनाफा कमाने के लिए कराची बंदरगाह के ऊपर जो है वो अपने टैंक्स जो है साइड पे खड़े कर दिए और एक महीना तक वो साइड पे खड़े रहे। पेट्रोलियम कमीशन की पूरी रिपोर्ट उठा के पढ़े, उसके अंदर मेंशन है। तो हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ बता दें मुझे बस में क्या है हुकूमत के, पेट्रोल की कीमत कम करना हुकूमत के बस में है ना, महंगाई करना हुकूमत के बस में है, अवाम को बेरोजगार करना हुकूमत के बस में है, अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम ना करना हुकूमत के बस में है। आपको गुस्सा आ गया है, लेकिन जिस तरह से स्टार्ट किया था मैं समझ रही थी। मुझे सिर्फ ये बता दें, यूटिलिटी स्टोर के हालात देख लें, अगली खबर ही है, यहाँ पर हालात क्या है? अच्छा, ये पेट्रोल है ना, इसके झैल में इसी पूरी खबर का पूरा तफसील का जो हिस्सा है कि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी अगर हो रही है, एक बाइक की इंडस्ट्री है यहाँ पर, लोकल कंपनीज भी हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो कुछ हिस्सा बाहर से मंगवाती हैं, बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है। वो मुसलसल अब मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा करते चली जा रही हैं। यानी कि 125 सीसी मोटरसाइकिल आपको 1,35,000 रुपए की मिलती है। मुझे बताइए 1,35,000 रुपए कभी नहीं मोटरसाइकिल की कीमत आपने मोटरसाइकिल भी खरीदनी है, आपने उसका महंगा पेट्रोल भी खरीदना है। अच्छा, ये क्यों करते हैं आप? ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बिल्कुल। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, क्वालिटी की ट्रांसपोर्ट नहीं है,
तो शहरी क्या करेंगे? वो अपने ऊपर जबर करेंगे ना, और जबर करने पे कौन मजबूर कर रही है? हुकूमत मजबूर कर रही है। बिल्कुल। हुकूमत पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है। हुकूमत पब्लिक ओरिएंटेड इसलिए नहीं है कि वो ये समझते हैं, उनके अराकीन, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो ये तसव्वुर करते हैं कि एक कमरे में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर, टीवी पे बैठकर बयानात देने से पब्लिक के मसाइल हल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ना ऐसा होने वाला है। ये अब इश्यू ये ना, मसला कोई एक आधा नहीं है। महंगाई कहीं एक आधी जगह पे नहीं है। पेट्रोल महंगा होने से चीजें महंगी हुई, गैस महंगी, हर रोज इस्तेमाल की चीजें हैं, पेट्रोल हर रोज इस्तेमाल की चीजें। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि एक चीज महंगी होने की बात है ही नहीं। आपकी रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया महंगी हो गई है। हत्ता कि आप जो सुबह से लेके शाम तक एक मजदूर, एक आम आदमी जो पैसे कमाता है, दिहाड़ीदार मजदूर है, मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है या निजी इदारे में काम करता है, घर में रोटी बनती है, घर में दूसरी अशिया जरूरियात आती हैं, उनकी कीमतों में भी तो इजाफा हुआ है ना। कोई एक चीज तो है ही नहीं। अच्छा, ये भी नहीं है कि कीमतों में इजाफा 2.5 वर्षों में कोई 10% हुआ है। वो कीमतों में इजाफा 2 गुना से भी ऊपर चला गया। अब जब कीमतों में इजाफा 2 गुना से ऊपर चला गया और एक आम शहरी, एक आम फर्द की आमदन में इजाफा ही नहीं हुआ, तो मुझे बताएं, उसकी जिंदगी तो अजाब बना दी आपने। उसकी जिंदगी अजाब बना दी। लेकिन अगर आप सवाल कर लें तो आपको बताएंगे कि ये इशारे माजी की हुकूमत में यहाँ थे, हमने यहाँ पहुंचा दिए। मैं कल यकीन करें मातम करने को दिल चाह रहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क में खुशहाली आ गई है, मुल्क में खुशहाली आ गई है और मजीद खुशहाली आ रही है। मतलब मैं हैरान हुआ कि कोई एक शोबा बता दो, कोई एक बता दो, उसी पे बात कर लेते हैं। हम कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताते। आप एक शोबा उठाएं, आप कहें इसमें बहाली हुई है या इसमें खुशहाली हुई है या इसमें बेहतरी हुई है, उसका पोस्टमार्टम। तालीम का बुरा हाल, सेहत का बुरा हाल, बेरोजगारी बढ़ गई है, खुशहाली कहते किसे है? खुशहाली की डेफिनेशन क्या है, आप ही बता दें। मुझे ये लगता है कि हुकूमत के मरकजी क़यादत और सूबों की क़यादत, उनको इस बात का इदराक है कि हम ना बस पहली और आखिरी दफा है और हम जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा दें। बिल्कुल। और वो मुस्तकिल तौर पर करते चले जा रहे हैं और ये इनको अगले इलेक्शन में अंदाजा होगा कि इनके साथ क्या हुआ है या इनके साथ क्या होने वाला है, और फिर इनका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मैं दावा नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ इस बात पे कर रहा हूं, रियलिटी है। पब्लिक देखिए, पब्लिक जो है ना, पब्लिक सेंटिमेंट्स वो इस बात से जुड़े होते हैं कि उनको रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अगर पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा, अगर पब्लिक तंग है और हत्ता कि आपका सपोर्टर भी तंग है, तो मुझे बताइए तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मुल्क में खुशहाली आ रही है या आइंदा दोबारा हमारी मजीद रोशनी डालने के लिए हम ब्रेक के बाद राब्ता करेंगे सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब के साथ, बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनको क्या समझ लग रही है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी मुल्क में खुशहाली आ रही है, कैसे। हम उनकी माहिराना राय भी लेंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मोटरसाइकिल महंगी हो गई, गाड़ी कोई खरीद नहीं सकता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही बंद है। अकमल, क्या करें? लोग पैदल सफर करना शुरू कर दें? देखिए, पैदल सफर भी नहीं हो सकता। आपकी कोई भी एक सड़क पूरे शहर के अंदर ऐसी नहीं है जो प्लान्ड हो कि लोग पैदल सफर करना चाहे तो वो पैदल करें। अगर किसी सड़क के दोनों तरफ पर फुटपाथ मौजूद भी है तो वहां पर तजावजात हैं। वहां पर या तो ठेले लगे हैं, वहां पे जो है वो तय बाजार हैं, या वहां पर बाइक्स खड़ी हैं, या वहां पर पार्किंग बना ली गई है, या आगे किसी दुकान वाले ने जो है वो तजावजात कर रखी है। तो पैदल चलने पैदल चलना भी नहीं। सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे पहले हम उनकी माहिराना राय जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो महंगाई पर महंगाई हो रही है, हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके अवाम की जिंदगी को मजीद अजीरन बनाया जा रहा है। अवाम तो पहले ही परेशान हो चुके हैं महंगाई से, लेकिन हर महीने पेट्रोल की कीमत में इजाफा। जवाब आपके पास कोई नहीं। वजीर आजम साहब कहते हैं मुल्क में खुशहाली आ रही है, अवाम ने घबराना नहीं। क्या करें अवाम? देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब ने जितने भी वादे किए थे वो पूरे कर चुके हैं। अब उनका ख्याल ये है कि अवाम बहुत खुशहाल है इस मुल्क की, उनका बेड़ा गर्क करने के लिए, उनकी सांस घोटने के लिए थोड़े से इकदाम की और जरूरत है, तो वो अब वो कर रहे हैं इकदाम। जिस रफ्तार से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, सारी दुनिया को ये पता है कि जब पेट्रोल की कीमत आप बढ़ाते हैं हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाती है।
और ये पहले तो लोग महीने में एक दफा कभी रिव्यू करते थे, होगा करती थी, अब तो माशाल्लाह 15 दिन में 2-2 दफा होने लग गया है ये। तो जिस तेज रफ्तारी से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मैं तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये फरमाया करते थे कि जब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर चोर है, हुकूमत चोर है। अब वो क्राइटेरियन मौजूद है अभी, या वो चेंज हो गया इसलिए कि इसको तब्दीली कहते हैं? तब्दीली का मतलब अगर अवाम की सांसें घोटना और उनकी जिंदगी को अजीरन करना है तो फिर खान साहब अपना वादा पूरा कर रहे हैं। मगर एक बात उनको मालूम होनी चाहिए कि अब कौम में और खास तौर से एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, उसमें सकत नहीं है उनकी मजीद तब्दीली बर्दाश्त करने की, तो उनको उनके ऊपर रहम करना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, हमें एक बात नहीं समझ आती, आखिर ऐसी क्या वजूहात और कौन से इशारे हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत, चाहे सूबे की हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वो बार बार इस बात को दोहराती है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन हो चुका है, मुल्क में खुशहाली आ चुकी है और मुल्क में जो तरक्की, पायदार तरक्की है, उसके अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं। आपको ऐसे कोई इशारे नज़र आते हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ये दावा करती है और मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना टेलीविजन के ज़रिए से करती है? देखिए, जो हुकूमत हवा में बातें करती हो, जिसका प्राइम मिनिस्टर किसी के मुंह से बात सुन के तहकीक किए बगैर बोलता हो, वहां इशारिये नहीं बोला करते। वहां तब्दीली के नाम के ऊपर उनकी ये लग़व बातें बोलती हैं। उनको ना ग्राउंड रियलिटी का पता होता है, ना कुछ होता है। उन्होंने सिर्फ इस वक्त पैसा जमा करना है, इसलिए कि टैक्स कलेक्शन उनकी अपने टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर सकी। जो एक्सपोर्ट की बातें करते थे, आसमान के ऊपर तारे तोड़ के ला रहे थे, जो उसकी हालत भी आपके सामने है कि अगर आप इंपोर्ट बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट जितनी भी थोड़ी बहुत होगी तो वो आपका जो गैप है वो तो फिल हो जाएगा, लेकिन आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी क्योंकि आप रॉ मटीरियल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जिस किस्म की पॉलिसीज इस वक्त हम देख रहे हैं, इसमें इशारिये बेचारे मजबूर हो गए हैं, वो तो हाथ बांध के एक तरफ खड़े हो गए। बस आपने घबराना नहीं है, चाहे आप जिंदा बचे या ना बचे, क्योंकि हजरत इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि घबराना नहीं है। हाल जाके जरा देखें ग्राउंड लेवल के ऊपर के लोगों का क्या हाल है। लेकिन फिर बुखारी साहब, ये एक बात नहीं समझ आती, ये इस कदर अंधा एतमाद किस बात का है कि इस कदर कॉन्फिडेंट हैं कि उनको ये सब कुछ नजर नहीं आता लेकिन वो पूरे एतमाद रहते हैं? देखिए, मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जब कौमों की बर्बादी के करीब आती है तो मस्खरे उनके ऊपर हुक्मरान हो जाते हैं। ये जो लॉट हम देखते हैं जो सुबह से शाम तक टीवी स्क्रीनों पर बैठ के इस मुल्क से घबराना नहीं के नारे बुलंद करते हैं और हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ रही होती है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने की आखिरी कोशिश है। ये तंग कर रहे हैं इतना अवाम को कि वो सड़कों के ऊपर उबल पड़े। मुझे तो यूं लगता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पीडीएम की तारीख तो एक तरफ है, अगर लोग बाहर आ गए तो मैंने इसके मज़ाहर पहले देखे हुए हैं। अगर तारीख के स्टूडेंट की तरह से आप मुझे इजाजत दें बोलने की, तो अयूब खान जैसा स्ट्रांगली वेल एंट्रेंच्ड डिक्टेटर जो है, वो 4 आने चीनी की कीमत बढ़ जाने पर तहरीक के नतीजे में कर गए थे। ये जो लोग बैठ के कहते हैं ना कि तहरीकों के नतीजे में हुकूमतें नहीं बदलती, बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल झूठ है। तारीख भरी पड़ी है इससे। हर हुकूमत जो है सिविलियन, उसको किसी न किसी तहरीक के नतीजे में कर भेजा गया है। तो इनको भी ये वॉर्न होना चाहिए कि ये ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती कौम, खास तौर से जो एक आम आदमी है, जो 80% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। आपने बजट में तनख्वाह में 1 पैसे का इजाफा नहीं किया है और आप हर चीज की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो बिजली है, तेल है, गैस है, पानी है। जिसको देखें उसके अंदर एक स्कैंडल है। फिर हजरत साहब फरमाते हैं कि माफियाज जो हैं इसके जिम्मेदार हैं, मगर वो साथ साथ ये नहीं बताते हैं कि वो सारे माफियाज उनकी नाक के नीचे बैठे हुए उन्हीं के अपने लोगों के ऊपर हो, क्योंकि कोई माफिया हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर पनप नहीं सकता है। तो ये मंजरनामा जो है ये बहुत बड़े किसी अजीब व गरीब सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। खान साहब को अगर होश नहीं है या खान साहब जो है उनको इदराक नहीं है, तो इससे जो होने वाली तब्दीलियां हैं जो वो करने आए थे वो तो उनसे नहीं होंगी, लेकिन उनके होते हुए कोई तब्दीली हो जाए तो इसको आप खारिज इम्कान नहीं कह सकते। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, अगर अवाम तब्दीली लेकर आए तो वो बहुत बड़ी तब्दीली होगी। थैंक यू सो मच। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। और अब सिर्फ अवाम इंतजार कर रही है
कि वो कब तब्दीली लेकर आ सकते हैं, और जब आवाम इकट्ठे होकर बाहर निकल आए तो इसका कोई और रास्ता नहीं होगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की, सलीम बुखारी साहब भी कह रहे थे हुकूमत जो प्लान कर रही है वो एक तरफ, पीडीएम की तहरीक अपनी तरफ, लेकिन अवाम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर अवाम ने तब्दीली की ठान ली तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस खबर को हम वाइंड अप इस तरह से करेंगे कि महंगाई पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, हुकूमत ये चीज खुद मानने को तैयार है, लेकिन इसके बाद भी खुशहाली की बात की जा रही है, तो फिर कैसे खुशहाली है जब अवाम हर तरफ हमें रोते धोते ही नजर आ रहे हैं। खैर, ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। बगैर कानून ही ई चालान का इतराफ, हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, कानून मौजूद नहीं तो चालान क्यों किया, ये रिमार्क्स दिए गए हैं हाई कोर्ट की जानिब से। अब ये क्या सूरत हाल है, डिटेल पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अभी हमारे पास अगली खबर है जी ई चालान के हवाले से। ई चालान मुझे भी मौसूल हुआ है। सुमरू साहब, मैं खुश हो रही थी, मुझे चालान भी जमा कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये गैर कानूनी है। नहीं तो आपने जो वायलेशन की है वो नहीं, वायलेशन तो मैंने उस टाइम तो नहीं, मैं अब नहीं करूंगी वायलेशन। ये मैंने सोच लिया था जिस टाइम मैंने चालान रिसीव किया, तो मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम मैंने वायलेशन नहीं करनी है। लेकिन वो मेरे ख्याल से कुछ, मुझे पता नहीं था, मैं वाकई इतनी तेज़ ड्राइव कर रही हूँ, लेकिन 500 रुपये का चालान मुझे मौसूल हुआ, जिसके बाद मैंने ये सोच लिया कि अब मैं गाड़ी तेज़ रफ्तारी से नहीं चलाऊँ। देखिए, दो बातें बड़ी अहम है। सबसे पहली बात तो ये है, सड़क पर कोई कार चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, जो भी ड्राइव कर रहा है, वो जो ट्रैफिक के और जो सड़क पर चलने के जो कवानीन है उसकी पासदारी करनी है, ज़रूरी है। सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो इब्तदाई तौर पर कैमरे लगाए पूरे शहर के अंदर, ये अथॉरिटी बनाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर्वेलियंस था कि अगर किसी जगह पर कोई ऐसी जुर्म होता है या जराइम पेशा अफराद मुसलसल वारदातें करते हैं तो उनको ट्रेस किया जाए। और बहुत सारे लोग सेफ सिटी से पकड़े भी गए हैं और बाज़ दफ़ा नहीं भी जितने चालान हुए उतने लोग नहीं पकड़े गए। नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ ना कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था। फिर इसको अगला हदफ ये दिया गया कि क्यों ना ट्रैफिक को मेंटेन रखने के लिए, ट्रैफिक को इन ऑर्डर में रखने के लिए, ड्राइवर्स को इन ऑर्डर में रखने के लिए इन्हीं कैमरों से मदद ली जाए और हर इशारे के ऊपर जो है ये कैमरे इंस्टॉल करके और इसको लिंक कर दिया जाए सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। तो ये काम कर लिया गया। अब शहर के बहुत सारी अहम शाहराहों के ऊपर चारों तरफ, अगर चौक है तो चारों तरफ वो कैमरे लगे होते हैं जो इस बात को मॉनिटर करते हैं कि इशारा बंद है तो गाड़ी निकल गई तो उसका चालान, उसने तस्वीर खींच के विद प्रूफ जो है वो आपको चालान भेजना है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार नहीं कि वो चालान भेजे, और ट्रैफिक पुलिस के पास कानूनी तौर पर ये इख्तियार तो मौजूद है कि उसका वार्डन सड़क के ऊपर कोई वायलेशन करता है उसको रोक के चालान करे। बिल्कुल, ये उसके पास इख्तियार है, उसका कानून इख्तियार देता है। लेकिन उसके पास ये इख्तियार नहीं है कानूनी कि सेफ सिटी अथॉरिटी के भेजे हुए चालान जो है उसके पैसे शहरी से वसूल करे। क्योंकि ये शिकायत आती रही हैं कि एक शख्स के 5-5, 10-10 चालान हो जाते हैं, वो चालान अदा नहीं करता। हाँ, और किसी का चालान है भी नहीं, उसके घर पहुंच गया, उससे लड़ाई के वाकयात भी हुए। फिर चालान जब अदा नहीं होता तो फिर वो वार्डन्स को गाड़ी नंबर और वो नोट कराते हैं और कहते हैं ये गाड़ी नजर आए तो उसको बंद करें या इससे पैसे वसूल करें। अब ये कानून नहीं था। अच्छा, अब अदालत ने ये कहा कि जनाब जब कानून नहीं है तो आप ये कैसे कर सकते हैं, और हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि अगर एक पंजाब असम्बली ने कानून पास ही नहीं किया तो उसके ना होते हुए आप ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते? इससे पैसे बनने थे ना, इसीलिए। अच्छा, नहीं, अब नहीं, मेरी बात सुनो। इसमें अब बात ये है कि हुकूमत को कानून बनाना चाहिए और उसको पंजाब असम्बली से पास कराना चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इसको खत्म कर देना चाहिए, ऑल्दो ये बहुत अच्छी चीज है। ये इसका भरल एक खौफ, एक डर है कि अगर वार्डन मौजूद नहीं है तो कैमरे लगे हुए हैं। जैसे मैंने सोचा कि मैं नहीं, देखिए कैमरे ने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करना है। बिल्कुल, उसका जो सॉफ्टवेयर उसको कमांड दी हुई है, उसको उसके अगेंस्ट कोई काम करेगा तो उसने फौरी तौर पर उसको क्या कमाल तस्वीर आई है। वाज़े तौर पर नंबर नजर आ रहा है, गाड़ी के अंदर टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ नजर आ रहा है। मैं बड़े गौर से देख रही थी कि मैं कह सकूं ये मेरी गाड़ी नहीं है। तो हाई क्वालिटी कैमरे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसकी लेजिस्लेशन करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और अदालत ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि अगर कानून नहीं है तो आप ये कैसे कर सकते हैं, और जब तक कानून नहीं बनता आप ये अदायगियां नहीं कराएंगे। लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा कि जो चालान हो चुके हैं वो सब माफ हो जाएंगे।
जो चलान हो चुके हैं उसकी अदायगी नहीं होगी, उसकी यानी आपने मेरे 500 रुपए दिलवाने आप क्या मतलब? देखें, आपको देने चाहिए, आपने वायलेशन किया, आपको जुर्माना हुआ है, आपको जुर्माना अदा करना चाहिए। जिम्मेदारी शहरी की हैसियत से, जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप अदा करें, ताकि फिर आप। लेकिन कानून मौजूद नहीं है ना। मुझे सुबह खबर देख के थोड़ा हौसला हो गया था कि मेरे 500 रुपए शायद बच जाए। कानून इस बात का मौजूद नहीं है कि वो चला नहीं ले सकते, लेकिन कानून ये जरूर मौजूद है कि आपने वायलेशन किया। ये ऑन लाइटर नोट था, मैं मान चुकी हूँ मैंने वायलेशन की है, मैं इसका जुर्माना भी जरूर पे करूंगी। ये है कि हुकूमत पर ये फर्ज है कि अगर वो चाहती है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे और इसको रहना चाहिए तो इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें, बिल की शक्ल में लाना है, ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाना है, जिस सूरत में भी लाना है आपने, एक्ट की शक्ल में लाना है, अमेंडमेंट करनी है, ट्रैफिक रूल्स की अमेंडमेंट करनी है, सेफ सिटी अथॉरिटी के एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करनी है, तो वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा अकमल, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, चालान किए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और, इन कैमरों से क्यों चालान ही ज़्यादा हो रहे हैं? शहर में जराइम भी बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोल करने में तो वहां जहां कहीं पे जुर्म हो जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए, पता चलता है जी सेफ सिटी का कैमरा खराब था। उसकी हाँ, ये एक सीरियस इशू है कि शहर के अंदर बहुत सारी जगहों पर जो कैमरे, सर्विलियंस के कैमरे लगे हुए हैं, अब मैं सिग्नल्स के कैमरों की बात नहीं कर रहा, जो सर्विलियंस पे कैमरे लगे हुए हैं वो वर्किंग इन ऑर्डर नहीं है, या उन कैमरों से अटैच जो बैटरियां हैं वो चोरी हो गई, या वो खराब हो गई, या वो फंक्शनल नहीं है, डिसफंक्शनल है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो ये टेक्निकल इश्यूज हैं। मेंटेनेंस मेरे ख्याल से सिर्फ की जा रही है चालान वाले कैमरों की, बाकियों को छोड़ दिया। हाँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन अब इसमें होता ये है कि जब पुलिस एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है, वारदात की है, उसकी फुटेजेस लेने के लिए जाती है तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। तो पुलिस को यहाँ पर मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जब आपको इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ानी है तो आपको एविडेंस होंगे तो आप इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, तो उसका जो मार्जिन है और जो नाजायज फायदा है वो जराइम पेशा अफराद हासिल करते हैं। बिल्कुल। और जराइम पेशा अफराद की रोकथाम और उनके इंसदाद के लिए ये बनाया गया था कि हम उनको पकड़ेंगे ताकि उनका फेयर ट्रायल हो सके, एविडेंस की बुनियाद पर ट्रायल हो सके। तो हुकूमत को चाहिए, पंजाब हुकूमत को चाहिए, खास तौर पर वजीर कानून को चाहिए कि वो अपने मातहत इन महकमों को जो है वो देखे और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की संजीदगी से कोशिश करे। इतना तो रिलीफ दे देना शहरियों को, महंगाई पे नहीं दे रहे, किसी और चीज़ पे रिलीफ नहीं दे रहे, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दे देना। शहर के अंदर सड़क पर शाम में, सुबह, रात के वक्त कोई शहरी मूवमेंट कर रहा है तो उसको इतनी सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि सर्विलियंस का सिस्टम इतना इफेक्टिव है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और रियासत इसके लिए टैक्स वसूल करती है। ऐसे ही है। रियासत सड़कों के ऊपर टैक्स वसूल करती है। रियासत टैक्स लेती किस चीज का है? बिल्कुल इसी बात का टैक्स लेती है कि वो अवाम से पैसे कलेक्ट करके अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च करे। बिल्कुल। अगर अवाम से वसूल करदा टैक्स जो है उसकी मनी किसी खास आदमी, खास कंपनी, खास ग्रोह की जेब में जा रही है तो इसको कहते हैं अवामी जेबों के ऊपर डाका मारना। इसी को कहते हैं अवाम पैसे के ऊपर लूट मार कहते हैं जी डाका डाला जा रहा है अवाम के पैसों पर। अब इस पे पूछना किसने है, ये तो हमारा भी सवाल है, और मेरे ख्याल से इस पर जवाब अवाम भी मांगने के लिए तैयार बैठी हुई है, अवाम को भी इसके जवाब का इंतजार है। फिलहाल ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। 1 फरवरी से प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुल जाएंगे, कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाएगा। किस तरह से, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्कूल्स की टाइमिंग क्या होंगी, ऑल्टरनेट होगा, ये सब चीज़ें आके हम ब्रेक के वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और मैं तो कहूँगी बहुत सारे पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके बच्चों के स्कूल खुलें और कब उनके बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत लंबा अरसा घरों में तालीम का जो बुरा हाल हुआ ही, नुकसान हुआ ही, उसका ज़ाला तो बहुत मुश्किल है। ऑन लाइटर नोट पेरेंट्स बड़े तंग आ चुके थे सुमरू साहब। देखें जी, ऑब्वियसली तंग आने की बुनियादी वजह ये है, ये नहीं कि वो उनके बच्चे तंग करते हैं, वजह यह है कि बच्चों की जो रोजमर्रा की एजुकेशनल एक्टिविटीज है उसके अंदर खलल पैदा हो। बिल्कुल। और बच्चे जो एक एनवायरनमेंट के अंदर जाके तालीम हासिल करते हैं और उन पर बहरहाल किसी ना किसी तरह दबाव होता है कि स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है, क्लासेस भी पढ़नी है, आके अपने होमवर्क की तैयारी, मुतासिर हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और बच्चे जो हैं वो, बच्चों का तो मिजाज होता है कि वो जब तक आप उन पे दबाव नहीं डालें वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे ही। तो अब वालिदैन किस हद तक दबाव डालेंगे, किस हद तक मारेंगे, तो उसका यकीनन बच्चों के ऊपर भी मनफी असर हुआ है। और घर के जो
पूरा माहौल है उस पर भी उसके असरात हुए और बिल्कुल अब ऐसे। वालिदैन को बहरहाल ये आप रिलीफ कह लें, उनको थोड़ा सा मिलेगा कि उनके बच्चे वापस स्कूलों में जाएंगे और स्कूल में जाके अपनी तालीम स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि इससे भी बहुत सारे भाम आ रहे थे, केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो पता नहीं स्कूल खुलें या ना खुलें। और फिर SOPs पर अमल दरामद करवाना पॉसिबल हो जाएगा? देखें, पहले भी तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सरकारी इदारों में ना भी हो रहा हो ना, तो प्राइवेट इदारों में तो वैसे ही हो रहा था। तो उसकी सरकारी वजह इदारों में भी बहुत मैं- बड़ी मैं तादाद वजह में बताता बच्चे हूं। जाते हैं। प्राइवेट इदारों को ये खौफ होता है कि महकमा एजुकेशन या महकमा सेहत की कोई टीम आ गई, स्कूल ना सील कर दे, जुर्माना ना कर दे, एक्सप्लेनेशन ना हो जाए, तो बेहतर है आप SOPs के ऊपर अमल दरामद कराएं। सरकारी इदारों में ये होता है, सरकार के पास वसाइल होते नहीं और वहां पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड के तो होते हैं। सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है। सरकार के दावे आपके सामने पहली ब्रेक में हमने शेयर कर लिए ना, अब उन दावों के ऊपर मजीद क्या पोस्टमार्टम किया जाए। अब सरकारी स्कूलों में जो तालिब इल्म आता है वो हम्बल बैकग्राउंड से होता है, वो अमूमी तौर पर इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो रोज़मर्रा की बुनियाद पर मास्क भी लें, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करें, या सरकारी स्कूलों के अंदर इस बात को लाजमी पाबंद बनाया जाए कि वो इन चीज़ों को देखें। सरकारी स्कूलों में किस बात पे पाबंदी की जाती है? वहाँ पे जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स के दरमियान 6 फीट का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। वहाँ पर जो है वो मेल जोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, या मास्क जो है उसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो SOPs का मसला नहीं है। स्कूल खुल रहे हैं और 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ भी खुल जाएंगी, वहाँ पे भी क्लासेस का इजरा हो जाएगा। और जो कल भी सूबाई वजीर ने बाकायदा तौर पर ट्वीट में ये दोबारा रिमाइंडर दिया, यानी कि उन्होंने कोई नई बात नहीं की, रिमाइंडर दिया है कि पॉलिसी वही होगी पुरानी कि मुतबादिल दिनों में तलबा आएंगे, 50% एक दिन तलबा और 50% अगले दिन तलबा, और इस तरह एक तालिब इल्म को हफ्ते में 3 रोज़ जो है वो स्कूल जाना होगा और उसके लिए 3 रोज़ की क्लासेस होंगी। बाकी जो है उसको वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। वो हर तालीमी इदारे का अपना वो है कि वो किस सिस्टम के तहत उनको पढ़ाता है। सही। इस पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं कहने वाली थी। देखिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने बच्चों को, बिलखसूस छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखें और जो बुनियादी SOPs जारी की गई हैं उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करने में ताउन करें, मुआवनत करें। इसमें यकीनन बच्चों की भी सेफ्टी है। स्कूल इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने तय पर ये कोशिश करे कि मैक्सिमम SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। और खुदा न खास्ता अगर दोबारा से तालीमी इदारे बंद होंगे तो हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि जो प्राइवेट इदारे, जो बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके अपने इनकम ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से, रेंट अदा ना करने की वजह से दोबारा से कोई ऐसी सूरत हाल बने कि जिससे दोबारा इन इदारों के ऊपर दबाव आए। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि तालीमी इदारे भी तैयार हैं और उन्होंने अपने तौर पर तमाम इंतजामात कर रखे हैं। इंस्ट्रक्शंस उन्होंने जारी कर दिए हैं वालिदैन को कि किस तरह से बच्चे आएंगे, रोल नंबर वाइज आएंगे, सेशन वाइज आएंगे, क्लास वाइज आएंगे। वो हर स्कूल इंतज़ामिया ने बच्चों को और उनके वालिदैन को आगाह कर दिया। तो इंशाल्लाह ये मंडे से स्कूल ओपन हो जाएंगे। सही। और इसमें दोनों तरफ से ताउन की ज़रूरत होती है, स्कूल इंतज़ामिया का भी, पेरेंट्स का भी। जब दोनों तरफ से ताउन होगा तभी आप हालात को बेहतर भी रख सकते हैं। हमारे पास अगली खबर है, वक्त बहुत कम है। एक कमेंट अकमल सोमरू से हम ले लेते हैं जी। शेरावाला गेट फ्लाईओवर के लिए 22 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी, सेक्शन 4 नाफिज। मंसूबे पर 4 अरब से जायद का तखमीना भी लगाया गया है। कितना जरूरी मंसूबा? अच्छा, ये जो टर्न है ना, ये जो बदामी बाग की तरफ जाता है, इसकी मार्केट दोनों तरफ, एक तरफ जो है ना आपको शूज की मार्केट है जहां पर सुबह फजर की नमाज के बाद बिल्कुल सही जो कह है रहे वो हैं। रश होता है और वो मार्केट 4 बजे बंद हो जाती है, 3-4 बजे, क्योंकि सुबह सुबह खुलती है। ऐसे ही है। वहां पर लाहौर की पेरिफेरी से ज्यादा लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए। दूसरी तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट से मुतालिक जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी जो है वो शॉप्स हैं, इवन बड़ी दुकानें हैं, वर्कशॉप्स हैं, उसकी वजह से उधर ट्रैफिक चौक रहती है और बहुत ज्यादा दबाव होता है। अब इसके अंदर 2 मुस्बत बातें हैं। एक तो ये है कि फ्लाईओवर बन रहा है, नंबर 1 ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे जो आगे 1 मोरिया पुल और 2 मोरिया पुल की तरफ होते हैं। नंबर 2 कि जो हुकूमत ने ये फैसला किया और वो जल्द इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो जाएगी कि लाहौर किले के साथ दीवार के साथ जो रिम मार्केट है, बिल्कुल, उस रिम मार्केट को जो है वहां से खत्म किया जा रहा है। तो इसका असर शाही किला के इर्द गिर्द के ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव होगा और जो सयाह आते हैं वहां पर, बिल्कुल, अंदरून शहर के अंदर और अंदरून लाहौर जब वो घूमते हैं तो उनको इस तरह के मसाइल का सामना
नहीं करना पड़ेगा। और इसमें एक और रिलीफ भी मिलने का चांस है कि जो इसी जगह पर यहाँ पर आगे जाकर कॉलेज है लड़कियों का, फातिमा जिन्ना कॉलेज बड़ा खवातीन चुना मंडी, उनकी तालबात को भी मसाइल का सामना होता है। वो जाती हैं, जो पैदल जाती हैं, रश होता है। तो मेरा ख्याल में इस मंसूबे से अच्छा मंसूबा है और इसको जल्दी शुरू भी करना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल भी हल हो सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अकमल आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो ये थी अहम खबर आपने जान ली। प्रोग्राम में शामिल करते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे पास आज डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो हमारे पास मोबाइल रेट्स हैं, आपको बता देते हैं। पहला मोबाइल क्या है जी, ओप्पो रेनो 4 प्रो। ये आप खरीद सकते हैं जी 84,999 रुपए में। नेक्स्ट मोबाइल ओप्पो R17 प्रो, 79,999 रुपीज इसकी कीमत है। इसके बाद जी नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो F11 प्रो। ये अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 54,999 रुपए इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल है जी ओप्पो F17 प्रो मोबाइल और इसकी कीमत है जी 51,999 रुपीज। जी तो नाज़रीन मोबाइल रेट क्या है ये तो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में इस वक्त जीशान मौजूद है। जीशान बताइए सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज भी लाहौर में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी है। आज के रोज़ सब्जी में की जो रेट्स हैं, रेट लिस्ट है, उसकी कीमतें जो है वो जारी हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमत लगाई गई है वो रेट लिस्ट से थोड़ी मुख्तलिफ है। इस वक्त बात की जाए सब्ज़ मिर्च की तो आज सब्ज़ मिर्च की कीमत में 17 रुपये कमी देखी गई है और फ़ी किलो के हिसाब से 170 रुपये के हिसाब से जो है आज सब्ज़ मिर्च मार्केट में फ़रोख्त की जाएगी, जो कि सरकारी रेट लिस्ट पे इसकी कीमत दर्ज की गई है। इसके साथ साथ बात की जाए तो आलू 26 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है इसकी कीमत मुख्तस की गई है, जो कि सरकारी रेट है, जबकि ओपन मार्केट में 35 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। इसके साथ प्याज की बात की जाए तो प्याज 3 रुपये इजाफे के बाद आज के रोज़ 33 रुपये इसकी कीमत मुख्तस की गई है, जबकि ओपन मार्केट में 45 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके साथ टमाटर जो है वो 2 रुपये इजाफे के बाद आज इसकी कीमत जो मुख्तस की गई है वो 42 रुपये है, ओपन मार्केट में 55 रुपये तक बेचा जाएगा। लहसुन देसी जो है वो 275 रुपये इसकी कीमत मुस्तहकम है, पहले भी इसी तरह से चल रही थी, गुज़श्ता चंद दिनों से इसकी कीमत ऐसे ही आ रही है। इसके साथ साथ अदरक चाइना की बात की जाए तो इसका सरकारी रेट 265 रुपये मुख्तस किया गया, जबकि ओपन मार्केट में 280 रुपये तक बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ लीमू की कीमत बात की जाए तो लीमू 2 रुपये इजाफे के बाद आज की कीमत इसकी 62 रुपये रहेगी, जो कि मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। करेला जो है वो 187 रुपये, मटर 42, मोगरे जो है वो 93 रुपये, साग 37, गाजर देसी जो है वो 34 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी, जबकि चाइना का गाजर जो है वो 67 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। इसके साथ साथ भिंडी 240 रुपये, शिमला मिर्च 106 रुपये, फूल गोभी 17, बंद गोभी 24 और बैंगन 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज के रोज़ फ़रोख्त किया जाएगा। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी देखी गई है और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतों में मामूली सा इजाफा देखा गया है। तो ये वो सब्जियाँ हैं जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल भी होती हैं और इनकी खपत भी ज़्यादा होते हैं, और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो कि गैर मौसमी है। ख़ासतौर पर भिंडी की बात की जाए, करेले की बात की जाए तो ये वो सब्जियाँ हैं जो कि गैर मौसमी हैं, जिनकी कीमतें अभी तक कम नहीं हो सकी, क्योंकि इनकी सप्लाई कम आती है और डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आज के रोज़ कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई और कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन मार्केट रेट जो है वो मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। जो रेट लिस्ट सरकारी तौर पे जारी की जाती है उनकी कीमतें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं और मार्केट में जो सब्जियों के रेट लगाए जाते हैं वो उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ताकि दुकानदार जो है वो अपने ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी निकालते हैं और दीगर जो मामलात हैं वो भी देखते हैं। तो इस हवाले से आज के रोज़ जीशान थैंक यू सो मच, आपने सब्जियों के रेट हमें बताए हैं और ख़ासे डिटेल में बता दिए हैं, तो आई होप लोगों के लिए इससे जो है कुछ आसानी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है मीट रेट। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकेंगे 450 रुपीज़ में, और इसके साथ साथ बीफ मिन्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं 565 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है जी 1150 रुपये में। मटन मिन्स आप खरीद सकते हैं 1390 रुपये में।
गवर्नमेंट रेट के मुताबिक चिकन आप खरीद सकते हैं, जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 202 रुपए किलो में और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 293 रुपए किलो। इसके बाद जी अगर आप ज़ैनत शॉप पे ही जा रहे हैं, रहू फिश यहाँ पर अवेलेबल है 415 रुपए किलो में, 415 रुपीज पर केजी में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स है हमारे पास। सबसे पहले है जी रिटेल प्राइस 137 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल पे जाएंगे तो 2 रुपए की कमी के साथ 135 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद जी गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं खरीदारी करने के लिए, यहाँ से 136 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो थे हमारे पास आज के भाव जो कि आपके साथ हमने खासे डिटेल में शेयर कर दिए हैं। महंगाई भी है और इसके साथ साथ अब ये चीज़ें ज़रूरी हैं, साथ साथ ही चलती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप बचत कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं बचत बाजार में। जी तो कहाँ पे सेल लगी है, कहाँ पर आप जा सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। पहला ब्रांड है जी अलकरम स्टूडियो। यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। लॉरेंस पर अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। निशात लीलन अप टू 60% ऑफ। और इसके बाद है जी वर्दा प्रिंट्स, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। जी तो नाज़रीन, ये तो थी सेल्स जहां पर आप जा सकते हैं और अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं माल का हाल। जी तो नाज़रीन, गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो जी बहुत इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू होने वाली है और आपको हम बताएंगे कि आप किस तरह से फिट रह सकते हैं, किस तरह से अपना वेट कम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं कि वो फिट नज़र आएँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिट आप कैसे नज़र आ सकते हैं हम आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर कोई चाहता है कि हम फिट भी नज़र आएँ, खूबसूरत भी दिखें और इसके साथ साथ सेहत बरकरार रहे। अक्सर ऐसा होता है जब हम खुद से ही डाइट प्लान बना के डाइट करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी स्किन पर, कहीं ना कहीं इश्यूज़ हो जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि जब भी आप कोई डाइट प्लान फॉलो करें, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें, भरपूर तरीके से आपने अगर कुछ अच्छा करना ही है तो आप किसी फिटनेस ट्रेनर से राय लें और इसके साथ साथ किसी हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं जो आपको पूरा डाइट प्लान बताए ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और वो जो आपका ख्वाब है कि आप स्मार्ट नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ, वो भी पूरा हो जाए। वैसे तो आजकल हर कोई यही चाहता है। पहले सिर्फ ख़वातीन के बारे में कहा जाता था, लेकिन मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में जो हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरफ चलती हूँ क्योंकि मुझे भी अक्सर ही इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आपके लिए हम ये शोज़ करते हैं और उसका फ़ायदा हम भी भरपूर तरीके से उठा लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सहर चावला साहिबा, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे, जो कि हमेशा से हमें फिट भी नज़र आती हैं और जिनकी फिटनेस से मैं हमेशा इंप्रेस हो जाती हूँ। सहर कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना, थैंक यू सो मच। मैं तो खुद आपसे इंप्रेस्ड हूँ। जाने दे प्लीज, ये आप मुझे खुश करना चाह रही हैं। ऑनेस्टली नहीं, अभी मैं आपसे जानूंगी फिट मैंने कैसे रहना है। रहमान अब्बास हैं जी फिटनेस ट्रेनर, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फिट।
इट, और वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के हम अवेयरनेस मैसेजेस दें कि खुद को फिट कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो ये चीज़ें सब जो है साथ साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगाज़ कर लेते हैं सहर चावला से, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डाइट प्लान बताती रहती हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी, बेली फैट किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। सहर, क्या कहेंगे? जी, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में बात करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू सबके ये कहना चाहूँगी कि देयर इज़ नो मैजिक स्पेल जो ओवरनाइट आपका बेली फैट रिड्यूस कर सकती है। ओवरनाइट रेसिपीज़ के साथ आपके पास जो चीज़ कम होती है, जो ख़त्म होती है, वो ब्लोटिंग है, वो इंडाइजेशन है। वो आप अपने खाने का सॉल्ट कंटेंट यानी नमक का जो मिकदार है वो ऊपर नीचे करके आप अपने जिस्म से एक्स्ट्रा पानी खारिज करते हैं। वो खाने जिनमें आपके पास बॉडी की डाइजेशन को, हाजमे को रेगुलेट करने की एबिलिटी है, आप बॉडी से एक्स्ट्रा जो ब्लोटिंग है उसको एलिमिनेट करते हैं। जब हम फैट की बात करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, फैट टेक्स टाइम, फैट टेक्स कमिटमेंट, फैट टेक्स रूल्स एंड फैट टेक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ खाना इस एंड मामले में वर्जिश। इंतजार करना, इतना लंबा इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो थोड़ी सी चेंजेस हैं, जिनको अगर हम अपनी डेली बेसिस पे इंक्लूड करते जाएं तो 1 या 2 महीने में आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाता है। और मैं इतना बता दूं कि नॉर्मल जो बिहेवियर पता क्या होता है, यहाँ से आपने कुछ शुरू किया, 2 दिन आपने अच्छी खासी डाइट कर ली है और अकॉर्डिंग वो सारा आपका जो प्लान है वो आपने, जैसे ही मुझे भी कहा जा रहा है जैसे कि मैं वाकई में भी ऐसे करती हूँ, 2 दिन डाइट प्लान होता है, मैं सबसे पूछना शुरू हो जाती हूँ, कोई फर्क नजर आ रहा है? पता है वो क्या होता है ना, जिस तरह मैंने बात शुरू की है कि जब आप 2 दिन करते हैं ना, वो आपका बॉडी एक्स्ट्रा वाटर जो सॉल्ट और शुगर ने रोका होता है, अब आप सॉल्ट और शुगर छोड़ देते हैं और शुरू में आप बड़े एग्रेसिव भी होते हैं अपने डाइट में, वो एक्चुअली खुद को बंदे को लग रहा होता है कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत ज्यादा हल्का हो गया, और वो दूसरों से पूछना भी शुरू कर देते हैं, और वो एक्स्ट्रा पानी निकलने की वजह से आपको कमीज शर्ट भी थोड़ी सी लूज हो जाती है, तो आप इस डिल्यूजन में चले जाते हैं। हाँ, आप इस डिल्यूजन में चले जाते हैं कि मैंने फैट लूज करना शुरू कर दिया। फैट की बारी तो काफी बाद में आती है, उसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए होती है। हाँ, खानों में ऐसी चीजों का सिलेक्शन जरूर है, ऐसी रेसिपीज जरूर है जिनके साथ अगर आप कमिटेड तरीके से स्टिक रहे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप वेट लूज कर सकते हैं। कौन से रूल्स हैं वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन रहमान से मुझे ये पूछना है कि अगर हम सिर्फ डाइट प्लान पे ही रहें, एक्सरसाइज ना करें, कुछ अपनी जिंदगी में हलचल ना लेकर आएं, तब भी हम क्या बेली फैट को कम कर सकते हैं? एक्सरसाइज से किस हद तक कम हो सकता है? रहमान बताइएगा। जी, बात तो ये है कि बात हो रही थी किचन की, क्योंकि खाना किचन है तो किचन से कहानी शुरू होती है, उसके बाद आता है जिम। और वैसे भी कहते हैं कि आप सब कुछ खाने से मना मत कीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं खाने से मना नहीं करता कि देखिए नेचुरली अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हुई, रैम्बो डाइट उसको कहते हैं, खाना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्ली एक बैलेंस है। अब मैं खा रहा हूँ, आप मुझे देखा देखिए आप भी खाना शुरू कर दो, ऐसा तो नहीं है ना। और दूसरी बात यह है कि खाने के साथ साथ ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलते फिरते रहना चाहिए, मसल मूवमेंट हो। ये नहीं कि मैं खा के यहाँ बैठ गया तो आफ्टर आप देखिएगा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और कहीं भी उसके बाद फ्रोजन मसल जो होना शुरू हो जाता है, जिस तरह शोल्डर हैंड, आजकल आपने यंग जनरेशन को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बैक बोन पेन इशू है और फ्रोजन शोल्डर। तो अगर उसके साथ चलना, थोड़ी एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, ना हो कि डॉक्टर कहे बेटा आप रेड सिग्नल आ गए, आप चलना शुरू कर दें। तो इसलिए क्यों ना हम इसको पहले ही स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, डाइट और ट्रेनिंग सही। और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि डाइट के साथ साथ सेम 50-50% जो है ना ट्रेनिंग की। अच्छा, मोस्टली हमारी खवातीन घर में जो हैं वो ये कहती हैं कि जी हम सारा दिन घर का काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे किचन में खड़े हैं, हमें तो एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। तो ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखें, वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मेलिटी समझ के करती, अपने लिए क्या टाइम है, क्योंकि ट्रेनिंग एक मेडिटेशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी नहीं है कि आपने पे कर दिया जिम में, आपने ट्रेनर हायर कर लिया, आपने न्यूट्रिशनल प्लान ले लिया, डॉक्टर से डिस्कस कर, ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये आपने अपने लिए टाइम निकालना है। और यही मैं लोगों को बताता हूँ कि ये आप खुद को चेंज करो, ये एक मेडिटेशन है। आप अल्लाह को याद करते हो, रूह जो है उसे कनेक्ट करते हो, उसके बाद अल्लाह ताला ने जिस्म दिया उसको रिपेयर करो बार बार डेली बेसिस पे। और इसको अगर आप जब समझते हो तो फिर आपको समझ आती है कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले बेसिकली आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मोटिवेशन, फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद आप आगे चलते हैं। अब डाइट प्लान क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेली फैट अगर आपने रिड्यूस करना है, बहुत सारे लोग इस वक्त टीवी के सामने बैठे हैं और सहर आपके बोलने का इंतजार कर रहे हैं। जी, बेली फैट आपको कब पता होना चाहिए कि आपने रिड्यूस करना है? अपने वेस्ट टू हिप रेशो से इंची टेप लीजिए, बेली बटन जो है आपका उसको क्राइटेरिया रखें और उसको मेजर करें। अगर औरतों का जो वेस्ट टू हिप रेशो है 0.8 से ऊपर है, इसका मतलब है आपको बेली फैट रिड्यूस करने की जरूरत है, और मर्दों का 1.0 से ऊपर है, इसका मतलब है कि आपको रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि ये डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि कैंसर की वजह भी बन सकता है। ये तो मैंने बात कर दी कि कब रिड्यूस करना है। अब किन
किन खानों से रिड्यूस करना है? सबसे पहले तो आपने शाम के 6 से 7 के बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी बेली फैट ना, और अगर आप चाहते हैं कि बेली फैट जो है वो 2-3 महीने में चला जाए, क्योंकि उस वक्त खाना बर्न करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इवनिंग में होते हैं, 10-11 बजे आपने होते डिनर हैं, पे कहीं इवनिंग पे जाना है, आपने शादी पे रात पे जाना है, होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा तो ऐसा होता है कि अगर कोई ऑब्लिगेशन है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल्स ना दूं, लेकिन यहाँ मैं देना चाहूंगी, तो मैं अपना खाना घर से खा के जाती हूँ और वहां जाके मैं नहीं खाती हूँ। तो कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन पर बहुत ज्यादा स्टिक रहें, और जैसे रहमान ने कहा, इट इज अ कमिटमेंट फॉर लाइफ, यू हैव टू स्टे कमिटेड। ऐसा नहीं, आप इसको कैजुअल नहीं ले सकते, ये आपके बैक ऑफ माइंड होना चाहिए कि ये मेरे सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैंने फॉलो करने हैं। दूसरी चीज, एक्सरसाइज ऑफ कोर्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने में सिट्रस फ्रूट्स इस वक्त आए भी हुए हैं, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि खास करके चर्बी को गालता है, और अनार इस वक्त आया हुआ है, अनार को खाएं। अनार आपकी एपिटाइट भी कम करता है, अनार में आपके पास बेली बर्निंग फैट हार्मोन्स भी हैं। और दही खाइए, दही में आपके पास 4 बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो आपके पास बेली फैट को बर्न करते हैं। ग्रेप फ्रूट पर पिछली बार पूरा सेगमेंट किया था, उसके फायदे अलग अलग भी बताए थे। ग्रेप फ्रूट अच्छा सर, मैं चाहूंगी कि आप हमें ना तीनों टाइम का पोर्शन बता दें, खाने का क्या होना चाहिए और क्या हम खा लें, जिससे रूटीन भी आपकी रहे कि आप तीनों टाइम खा भी रहे हैं, वो थोड़ा सा हौसला रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली होता है कि हौसला रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हौसला नहीं होगा तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ेंगी और एपेटाइट कंट्रोल में नहीं रहेगी। नाश्ते का शुरुआत आप ग्रेन्स से करें, होल ग्रेन से करें, और मैं गंदम की बात नहीं करती। वीट मेक्स यू फैट, ब्लोटेड एंड लेजी। गंदम नहीं आपने लेना, आप जवार ले, बाजरा ले, बेसन ले। ये जो ग्रेन्स होते हैं ना आपके पास, इनका फाइबर कंटेंट हाई होता है, ब्लड में शुगर बहुत देर तक रेगुलेटेड रखते हैं, आपको क्रेविंग नहीं होती है। और खास करके जो लोग ओबीस होते हैं ना, जिनको बेली फैट का प्रॉब्लम होता है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। जो फाइबर वाले खाने हैं वो इसको हार्मोन लेवल पे जाके ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो नाश्ते में आपने जौ के दलिए ले लिए, जवार बाजरे की रोटी ले ली। जो मेरी तरह थोड़े अंग्रेजी खानों के शौकीन है, उन्होंने एवोकाडो ले लिया। एवोकाडो इज अ मैजिक फ्रूट। एवोकाडो में आपके पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि चर्बी स्पेशली गालते हैं। लंच की अगर हम बात करें, आपने अपना राज भी बता ही दिया। हाँ, मैं तो खुली किताबों में अपने राज हर जगह बताती फिरती हूँ, ठीक है, ताकि सब उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। लंच में आप कोशिश करें आप वो खाने लें जो कि बॉडी में कैलोरी बर्निंग स्पीड बढ़ाते हैं। खाने में बॉडी में कौन से खाने कैलोरी बर्निंग स्पीड बढ़ाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन में एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं वो खाने का थर्मोजेनेसिस बढ़ा देता है। हर खाने में एबिलिटी होती है बॉडी में जाके कुछ गर्मी, कुछ हीट, कुछ कैलोरी पैदा करने की। प्रोटीन में ज्यादा एबिलिटी होती है। अब आपने कौन सी प्रोटीन लेनी है? आपने लीन प्रोटीन लेनी है। आप मीट लें, आप फिश लें। फिश में आप फैटी फिश सिलेक्ट करें। मीट सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया हमेशा होता है उसमें चर्बी ज्यादा हो। मछली सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया हमेशा ही होता है, सॉरी, मीट में चर्बी कम हो और मछली में हमेशा चर्बी ज्यादा हो। अच्छा, इसमें जब आप मीट रेफर कर रही हैं, लोगों ने तो कहना है कि दालें भी खा सावला ने सकते कहा था आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 आउंस। कितना कर सकते हैं? 3 आउंस। जो वजन कम करना चाहते हैं 3 आउंस, जो वजन मेंटेन करना चाहते हैं 6 आउंस, और जो वजन बढ़ाना चाहते हैं वो 8 आउंस का इस्तेमाल करें। तो ये भी मैंने बता दी, सो दैट नो वन कैन ब्लेम मी लेटर ऑन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आप ले सकते हैं। हमारे बहुत ज्यादा जो ऑडियंसेस हैं वो वीगन डाइट को भी रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो आप दालें खाएं दोपहर के टाइम, और रात के टाइम इट इज वेरी इजी, टेक स्ट्यूज। आप यखनियां लें, या रात के टाइम आप टार्ट चेरीज लें। एक तो चेरीज आपको पुरसकून नींद देते हैं। चेरी में मेलाटोनिन होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन, और ये चर्बी भी गालता है, नींद भी अच्छी आती है। सो दीज आर सम गुड ऑप्शंस। बहुत जबरदस्त और बहुत डिटेल में आपने चीजें बता दी हैं। इसके बाद हमने एक्सरसाइज कौन सी करनी है, पूरे दिन में कितना टाइम देना है, वो हम रहमान से जान लेते हैं। जी रहमान। एक्सरसाइज तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह ये खाने का बताया आप समझ जाएं सारा कुछ, क्योंकि इतने देखिए एक लाइफ टिप आपको मिले ना, डॉक्टर बताता है तो लाइफ चेंज हो जाती है। इतने ज़्यादा टिप्स अगर आप उसको प्रॉपरली लाइफ में लेके आओ तो टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें एकदम नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप होती है। ये नहीं कि अपने ऊपर प्रेशर डाल लेना, अच्छा उन्होंने ये कहा था अब ये करना है वो करना, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें सारी मैंने देखी हैं। हाँ, उसके बाद ट्रेनिंग को एकदम आपने नहीं करना, स्लोली स्लोली बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे लेके आए, और ये तभी सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, फिर इनकी आदत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा नहीं ये बैड है ये गुड है, और मुझे ये नहीं खाना ये खाना है। उसके बाद और सबसे जो सीक्रेट है, अगर ये सारी चीज़ें आप प्लस करते हो तो मैं समझता हूँ कि आप, और प्रैक्टिकली मैंने देखा भी कि आप यंग हो जाते हो, रिंकल्स आनी कम हो जाती हैं, ये सीक्रेट है। तो अगर आपने यंग रहना है, फिट रहना है, तो इसके लिए आपको डाइट प्लस ट्रेनिंग दोनों करनी पड़ेगी। अच्छा, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरूर हम आपसे टिप्स भी शेयर करेंगे, लेकिन रहमान टाइमिंग क्या होनी चाहिए? प्रॉपर टाइमिंग सुबह उठते ही आपको एक्सरसाइज करनी है? अगर इसको मैं प्रैक्टिकली देखूं, क्योंकि हर पर्सन की एक लाइफस्टाइल डिफरेंट है। बिल्कुल। कोई बैरिस्टर है, कोई डॉक्टर है, उसका सब कुछ
रूटीन सारी डिफरेंट, ऑफिस टाइमिंग सबकी डिफरेंट होती है ना? लेकिन आपने दिन के या जो जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि आपने वीकली एक चार्ट बना लेना है, वो आपने वर्कआउट करना है, चाहे आपको मॉर्निंग, क्योंकि मुझे इवनिंग में टाइम मिलता है, सही। मेरी रूटीन ऐसी है, समटाइम मुझे मॉर्निंग में मिलता है तो मैं मॉर्निंग वर्कआउट कर लेता हूँ, कार्डियो कर लेता हूँ। अब जब आपको टाइम मिले, ये कोई फिक्स नहीं है कि अगर आप मॉर्निंग में करोगे तब अच्छा होगा, इवनिंग में करोगे तो तब अच्छा होगा, नहीं, अपनी रूटीन के हिसाब से, लेकिन दिन में एक दफा वर्कआउट मस्ट करना है आपने, इससे भागना नहीं है। अच्छा, अब ये मिथ्स हैं बहुत, खाली पेट अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी रिड्यूस हर कर पर्सन देंगे। का देखें स्टेमिना डिफरेंट है, मूड डिफरेंट है, स्ट्रेंथ लेवल डिफरेंट है, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, अगर विमेंस में देखा जाए, मेल्स में देखा जाए, सबका स्टेमिना डिफरेंट है। अगर मैं बोलूँ जी ये फार्मूला सब पे लगता है, किसी पे नहीं लगता। सही। जब आपको अच्छा लगे, बिगनर लेवल है, उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रेचिंग से आप थोड़ा सा बॉडी वेट ट्रेनिंग, फिर आप वेट ट्रेनिंग पे ये सब आपने अभी हमें करके भी दिखाना है, क्योंकि सिर्फ बातों से उस तरह से इम्पैक्ट नहीं जाता, मोटिवेशन उस तरह से नहीं आती है। रहमान हमारे साथ मौजूद है, सहर चावला ने हमें बहुत ज़बरदस्त पूरा प्लान बता दिया है। अब मेरे ख्याल से आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी अपना बेली फैट कम करने में। ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको बताते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं घर में रहकर। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और जी हमने आपको बताना है कि आप किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइज घर में करके बेली फैट रिड्यूस कर सकते हैं। डाइट प्लान आपके पास है, उस डाइट प्लान के साथ आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। रहमान हमारे सामने है। जी रहमान बताइएगा। जी, अब ये सारी बातें तो होगी, डाइट के बारे में भी हमने टिप्स सारे ले ली, अब मैं ट्रेनिंग के बारे में टिप्स देता हूँ। हमने बेली फैट, क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, बढ़ जाए तो कपड़ों का इशू होना शुरू हो जाता है, क्यों ना हम इसको कम करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा बढ़े। अब सवाल ये होता है कि कितनी देर में बढ़ाया, 6 माह, साल, अब हमें उतना टाइम तो चाहिए ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एब वर्कआउट करते कुछ चीज़ों को आपने फॉलो करना है। एक, ब्रीथ सर्कुलेशन आपने उसको कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने लेनी, शॉर्ट ब्रीथ आपने लेने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें ब्रेक कम लेनी है, लेकिन उससे पहले अब मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करता हूँ, सीक्रेट एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज, जिसको आप इजीली कहीं भी कर सकते हैं वेट के बगैर, बॉडी वेट ट्रेनिंग से। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये रिब्स, कोर एरिया के लव हैंडल्स के लिए। हाथों को आपने इस तरह ग्रिप कर लेना है, पाँव आपके शोल्डर लेवल वाइड हो, और उसके बाद इसको, कोर एरिया को, एब्डोमिनल को आपने फुली फिक्स कर देना कि जैसे इसमें बार्स हैं। देन राइट एंड लेफ्ट मूव, ये स्लो डेमो में मैं दिखाऊंगा, इसको आपने स्पीड से करना है। 15 रैप्स ईच साइड। कोर एरिया टाइट होगा तभी ये रिब्स एरिया मूव करेंगे और स्टिफ होंगे। 15 रैप्स ईच साइड आपने करने हैं, और ये इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपके साथ। आप स्टैंडिंग पोजीशन भी अगर बता देंगे हमारे नाजरीन को तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। देखिए, स्ट्रेट बिल्कुल आप नॉर्मल खड़े हैं, लेकिन आपके पाँव जो हैं वो शोल्डर, जितना भी आपका विड्थ है, क्योंकि सबका डिफरेंट है, शोल्डर लेवल विड्थ के मुताबिक आपका उतना पाँव ग्रिप हो। उसके बाद चेस्ट डाउन नहीं करनी, चेस्ट पोस्चर जो है, फ्रंट पोस्चर, इसको अप रखना है, लेफ्ट कोर को आपने टाइट रखना है। इसमें अगर आप रॉन्ग करते हैं किसी भी ट्रेनिंग में, तो तभी तो आप कहते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं, फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें जो रूल्स है उसको प्रॉपर्ली आपने फॉलो करना है। बॉडी स्टिफ हो, कंसंट्रेशन माइंड जिसकी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां हो, फोकस वहां, ये नहीं कि इधर उधर देखना पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसलिए एब्डोमिनल को आपने टाइट करना है, देन आपने मूव करना है राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये स्लो डेमो है ताकि आपको पता चले मूव। लेकिन अगर इसको हम स्पीड में करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 5 15 रैप्स ईच साइड, 15 वन साइड मींस 30, और 3 सेट्स हमने करने हैं 10 सेकंड ब्रेक के बाद। 10 सेकंड की ब्रेक लेनी है, फिर आपने, लेकिन वो सिर्फ 10 सेकंड की ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी वर्कआउट है, अब फैट कैसे बर्न होती है, इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, उसमें आप ये नहीं क्या मैं बैठ गया हूँ, मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो बॉडी तो चिल हो गई। तो कभी भी नहीं हो ऐसा। जिम में भी होता है, सुबह से शाम तक हम जिम में आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, फीस भी दे दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। फर्क ये है कि आपने जब इंटेंस वर्कआउट करना है, फैट बर्निंग वर्कआउट, उसमें टाइम ब्रेक कम होती है, सिर्फ इतनी कि पानी का आप सिप ले लें, दैट्स इट। और मैं पानी से भी नहीं रोकता, क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, पानी नेचुरल। अच्छा, पानी का आपने जिक्र किया तो मैं सहर चावला से यहाँ पे ये जरूर जानना चाहूंगी कि गर्म पानी का इस्तेमाल कहा जाता है वर्कआउट के दौरान, कितना इफेक्टिव
इफेक्टिव है? एब्सोल्युटली, वर्कआउट के दौरान भी और वैसे भी पूरा दिन, इवन कि गर्मियों में भी अगर आप चाहें तो आप अपने आप को आदी कर सकते हैं नीम गर्म पानी के। सिवाय अर्ली मॉर्निंग खाली पेट चिल्ड वाटर पीना चाहिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग खाली पेट जब आप चिल्ड वाटर पीते हैं वो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस 30% बढ़ा देता है। उसके अलावा आपको पानी पीते रहना चाहिए। और ये लोग वाकई बहुत बेवकूफ़ी करते हैं कि वो वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीते हैं। आप खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हैं और अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे बेटर परफॉर्म कर सकेंगे, तो वो वैसे भी आपकी मेंटल अलर्टनेस भी खत्म हो जाती है। एंड फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, इट इज मेंटल एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। अब जिस तरह से रहमान इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि आपने इतनी देर का ब्रेक लेना है और आपको माइंडफुल रहना है कि आपकी ब्रीदिंग का ये रेट हो, तो उसके लिए आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, उसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो वी शुड बी टेकिंग ब्रेक्स। इनफैक्ट जो आपके पास वो वर्कआउट सेशंस होते हैं जो 30 मिनट से ऊपर होते हैं, उसके बीच में तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो है वो भी जो है रिकमेंडेड होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जो लीन ट्रेनर्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, भागते भागते प्रोटीन शेक ले लेते हैं, भागते भागते केला खा लेते हैं, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज कंबाइंड टुगेदर। सही। तो मैं शहर की तरफ दोबारा आऊंगी, पहले हम एक्सरसाइज एक दो और पूछ लें और उसके बाद एक्सरसाइज के बाद हम अक्सर लोगों को देखते हैं ग्रीन टी का इस्तेमाल, ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल, तो इफेक्टिव क्या है वो शहर हमें बताएंगी, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जानते हैं। अब ये सारी बातें इसको नोट कर लें और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि डाइट विद दिस, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ये इफेक्टिव है। हमें क्यों लोग हायर करते हैं, हमें क्यों लोग कांटेक्ट करते हैं? इसीलिए क्योंकि हम बैलेंस करना बताते हैं लाइफ को, कैसे लेके चलना है, और ट्रेनिंग में जो आपके वीक पॉइंट है वो दूर कैसे करने हैं। आप ट्रेनिंग की तरफ आते हैं, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, रिब्स टाइट, इसमें चेस्ट, अंडर आर्म, रिब्स एरिया इन्वॉल्व होंगे, पाँव आपके शोल्डर लेवल से वाइड हों, बॉडी आपकी स्टिफ हो, शॉर्ट ब्रीथ लेने हैं, ये नहीं फुली रिलैक्स हो रहे हैं आप। इट मीन्स कि हर रैप पे बॉडी को रीपंप कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट ब्रीथ लेनी है, कॉन्सेंट्रेशन आपकी डाइवर्ट ना हो, फोकस हो किसी भी एब्डोमिनल में, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल है चाहे होम वर्कआउट है। ब्रीथ सर्कुलेशन, कॉन्सेंट्रेशन सेंटर पॉइंट है, इसके बिना आप कभी भी नहीं बन सकते। सो इन रूल्स को फॉलो करना है, फिर देखिएगा यही चीज़ें बहुत इफेक्टिव होंगी। राइट हैंड स्टिफ, मेरे आर्म स्टिफ हैं, देन राइट टू लेफ्ट मूव, इसको मैं स्लो मोशन में मैं करूँगा। मेरे पाँव की पोजीशन मेरे शोल्डर से वाइड है, सेम लाइक आपके शोल्डर की पोजीशन से वो वाइड हो, रिब्स टाइट, देन मूव। अब जब मैं मूव करूँगा मेरे ये साइड्स मसल्स सभी स्टिफ हैं और इसको एक रिदम से मैं मूव करता रहूँगा। 15 रैप्स, ये सिर्फ बताने के लिए। इस हाथ को, दूसरे हाथ को आपने बैक पे करना है ताकि बैक पोस्चर आपका स्ट्रेट रहे, आर्म स्ट्रेट, राइट हैंड से स्टार्ट, देन 1 2 3 4 15 रैप्स। आपको लगता है कि नेक्स्ट डे ये बहुत इजी है तो आप इसको 20 रैप्स में लेके जा सकते हैं, रेपिटेशन आप हाई कर दें। सही। रहमान, हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से हमें एक और एक्सरसाइज बता दें ताकि फिर हम वाइंड अप की तरफ आएं। ओके। अब ये जो एक्सरसाइज है ये फुल बॉडी वर्कआउट, इसमें हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, लोअर बैक भी इन्वॉल्व है और सेंटर आपका एब्डोमिनल। आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, स्लो मोशन में, देन डाउन, बैक कर्व होगी, आर्म स्टिफ हो गए, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स मसल भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। 1 2 3। जब आपने स्ट्रेट जाना है ब्रीद इन करना है, जब आपने डाउन जाना है ब्रीद आउट करना है, ऊपर जाते सांस लेना है, नीचे जाते आपने फ्लो करना है। देन इफेक्टिव एक्सरसाइज है 15 रैप्स, 3 सेट्स, 10 सेकेंड ब्रेक, फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं, फॉलो करना है। नाज़रीन, अब आपने, सहर हमारे साथ मौजूद है। सहर, मुझे ये बताइए, वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या रिकमेंड करेंगे? जो लोग इंटेंस वर्कआउट ट्रेनिंग करते हैं सबसे पहले उनको अपनी प्रोटीन रिप्लेनिशमेंट करनी होती है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनर्स हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना प्रोटीन लेना है और ग्रीन टी का इस्तेमाल, अदरवाइज आप टी पे आ जाते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ग्रीन टी आपके पास स्टीमिंग से बनती है, ब्लैक टी फर्मेंटेशन से बनती है, ग्रीन टी में गुड केमिकल ज़्यादा होते हैं। सही। तो जी, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे कि आप ऑब्वियसली टेस्ट को भी आप देख लेते हैं, फिर आप क्या किस तरह से आप रिजल्ट्स हासिल करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सहर आपका, रहमान आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो नाज़रीन, ये कलाम आपने सुना, सूफियाना शायरी, सूफियाना कलाम, मौसीकी कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा होती है, लेकिन ये जो सूफियाना कलाम है ये एक सहर सा तारी कर देते हैं क्योंकि इनमें शायरी वो होती है जो दिल में उतर जाती है और इसके साथ साथ वो जो मुनफरिद अंदाज की गायकी होती है वो
एक्चुअली आपके ऊपर एक सहर तारी कर देती है और आप अपने आप को दूसरी दुनिया में महसूस करते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता है, ये सूफियाना कलाम जो है बहुत ज़्यादा आप इसमें जो है ना गुम होकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों ये दूसरी मौसीकी से हमें डिफरेंट नज़र आते हैं? सूफियाना कलाम जो लोग पढ़ते हैं असल में उनकी कैफियत क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। जी, हमारे मेहमान मौजूद हैं रमूज अली कलंदरी साहब, जिनका बहुत ज़बरदस्त कलाम अभी आपने सुना भी, और बहुत ही खूबसूरत दीगर भी ये सूफियाना कलाम पढ़ते रहते हैं, हमें नज़र भी आते हैं। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त कलाम था। ये सूफियाना कलाम जो है, जैसे कि मैंने कहा, एक तो मुनफरिद शायरी होती है जो आपके दिल में उतर जाती है, फिर एक मुनफरिद अंदाज होता है। तो आपने ये अंदाज कब और कैसे अपनाया? हाँ जी, बचपन से चूँकि ये अंदाज बिल्ट इन होता है, और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे उस्तादों की बैठक में बैठते हैं तो वो पॉलिश होते चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। फिर निगाह करम की बात है ना, असल बात जो है मैं कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना कि यार के दम से सलामत ज़िंदगी, वरना वासिफ क़यामत है ज़िंदगी। तो जब तक निगाह करम ना हो तो बात बनती नहीं। सही, तो बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा, ये मुनफरिद आपका अंदाज तो है ही, कुछ आपकी ड्रेसिंग भी उसी लिहाज से है, तो ये क्या प्लान करके की का खुद ब खुद मतलब ये होता गया साथ साथ? हाँ नहीं, सवाल तो बड़ा खूबसूरत सवाल है कि गेटअप और सारी चीज़ें, ये असल में गेटअप जो है ना सिर्फ साफ़ सुथरा नज़र आना जो है ना, साफ़ सुथरा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है इसी सेंस में। और दूसरा ऊपर से फिर सूफ़ी अंदाज और सारी चीज़ें, तो ये सोचते हुए कि यार कम से कम आप सूफ़ी गा रहे हैं तो कोशिश कर लो बाहर से साफ़ नज़र आओ, कर्म होगा तो अंदर से भी साफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की। मुझे ये बताइएगा, क्यों सिर्फ सूफियाना कलाम की तरफ आए, क्यों ये इंतखाब किया, इसकी कोई ख़ास वजह भी थी? जी, बड़ी स्पेसिफिक इसकी रीज़न है कि मैंने चूँकि बचपन से नात से आगाज़ किया था, और उसके बाद फिर चलते चलते मराहल तय होते हैं ज़ाहिर है, तो उसके बाद फिर सूफ़ीज़म में जाना बिल्कुल आसान था, और मेरी चूँकि अंदाज़ ऐसा था तो कोई कहानी ऐसी थी, तो इस वजह से फिर इसी को प्रेफर किया। कोई इंस्पिरेशन भी था बचपन से जिसको सुनते थे, जिससे कोशिश करते थे कि मैंने इस जैसा बनना है? बात यह है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, जो 5 साल का बच्चा अच्छा गाने वाला है, मैं उसका फ़ैन हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है सारी। सही, तो ये सारा बस उसी वजह से है। सही, बहुत ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं कि कब आपने स्टार्ट किया, जैसे कि आप बता रहे हैं बचपन में ही, कितना टाइम देना शुरू किया, क्या किसी से सीखा भी, क्या कहीं पे ये लगा कि अब मैंने सीख लिया है, अब मेरा सीखने का अमल यहाँ तक ही था, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ? जी, ये तो कभी कह ही नहीं सकता, बड़े बड़े उस्ताद जो हैं वो कभी नहीं कहते कि मैंने सीख लिया अब मैं परफेक्ट हूँ, अब आगे मुझे ज़रूरत नहीं है। ये तो मराहल चलते रहते हैं, सीखने का अमल सारी उम्र नहीं ख़त्म होता। स्पेशली जो म्यूज़िक है उसमें तो सारा आपको पता ज़िंदगी पड़ी होती है, तो ये मामला समंदर है, ख़त्म ही नहीं होता। तो उस वजह से फिर सीखने का अमल साथ साथ जारी रहा, सारी बातें साथ साथ चलती रहीं। उस्तादों में जो है ना, वो बाबर अली खान साहब हैं, अफजल आज साहब है, जिनका ये कलाम भी लिखा हुआ है, तो फिर खावर साहब हैं, तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सारे, तो उनसे फिर जो है ना सीखने। म्यूज़िक ज़ाहिर आपको जब आप गाते हैं तो हर चीज़ का एक नेटवर्क होता है, उस हवाले से आपको उस लाइन पे चलना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने हमेशा ये सुना है कि सूफियाना कलाम जब भी आप पढ़ते हैं तो आप उसमें गुम होकर रह जाते हैं, और अगर आप उसमें गुम नहीं हो सकते तो आप अच्छा गा नहीं सकते। इसमें किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल 100% ऐसे ही है। जब तक आप किसी चीज़ को अपने ऊपर वारद नहीं करते तो तब तक आपकी वो बात उस तरह बनती नहीं। आप फील करके गाएंगे, अपनी रूह के साथ गाएंगे तो निखार आएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, और निखार तभी आपकी आवाज़ से ही अंदाज़ा होने लग जाता है कि आप किस हद तक खुद महसूस कर रहे हैं, खुद उसमें आप गुम हो गए हैं, वो अंदाज़ा आपकी आवाज़ से ही होना शुरू हो जाता है। बोल फ़कीरा, तो हमने आपका कलाम सुन लिया। अपकमिंग आपके क्या प्लान्स हैं, और इसके साथ साथ आप आज हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हम आपसे कुछ सुने ना, क्या सुनाने जा रहे हैं? जी, मौला अली का कलाम है, उसका वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे, तो उसका एक शेर आपको नजर करता हूँ। मोमना ददी ते ईमान अली, आशका ददी ते ईमान अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली, अली मेरा दिल मेरी जान अली, दम मस्त कलंदर अली अली। पंज नारे पंजतनी, पंज नारे पंजतनी, 1.25 लाख नारा हैदरी,
या अली या अली, अली मेरा दिल 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 दिल, अली मेरी जान 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 जान, अली मेरा दिल मेरी जान, अली दम मस्त कलंदर, अली अली, अली मेरा दिल मेरी जान, अली दम मस्त कलंदर, अली अली हक। जो शहरियार शहरे इमामत है वो अली, जिसका हर एक नक्श सलामत है वो अली। जो सिद्के मुस्तफ़ा की, जो सिद्के मुस्तफ़ा की अलामत है वो अली, जिसके गज़ब का नाम कयामत है वो अली। जिसने गदागरों को तवंगर बना दिया, जिसने गदागरों को तवंगर बना दिया, बेज़र को छू लिया तो अबू ज़र बना दिया। पंज नारे पैंतनी, पंज नारे पैंतनी, सवा लख नारा हैदरी, या अली या अली, अली मेरा दिल 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 दिल, अली मेरी जान 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 जान, अली मेरा दिल मेरी जान, अली दम मस्त कलंदर, अली अली, अली मेरा दिल मेरी जान, अली दम मस्त कलंदर, अली अली हक। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच एंड यू विश यू गुड लक। आपके आगे जो अपकमिंग जितने भी आपके ये कलाम आ रहे हैं इनके लिए हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ अपनी सेहत का आपने ख्याल ज़रूर रखना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।